मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज के वीडियो की हमारी टॉपिक होगी अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आज की वीडियो में सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका, इसका क्या अर्थ है। वैसे तो आपको पहले से ये पता होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत ना हो। तो आपने पढ़ा होगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को शॉर्ट में हम लिखते हैं BCC, और आप जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की हिंदी होती है अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका। अब हम बात करते हैं कि यह एकक कोशिका होती कैसी है। जब एकक कोशिका की ज्यामिति घनी हो तथा परमाणु सभी कोनों पर उपस्थित हो, इसके साथ साथ एक परमाणु एकक कोशिका के अंतः केंद्र में भी उपस्थित हो, तो उसे अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका कहते हैं। बात को थोड़ा और क्लियर करते हैं हम एक फिगर से। तो आप देखिए यहाँ पर फिगर में आपको अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ज्यामिति घनी है। यहाँ पे आप देखें जो अवयवी परमाणु हैं वे घन के सभी कोनों पर उपस्थित हैं, और इनके साथ साथ एक यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का जो परमाणु दिख रहा है वो घन के केंद्र पर उपस्थित है, अर्थात एकक कोशिका के केंद्र पर या अंतः केंद्र पर उपस्थित है। और इस प्रकार की व्यवस्था मिलने पर इस एकक कोशिका को हम कह सकते हैं अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका। जिसको और सिंप्लीफाइड तरीके से यदि हम बनाएं तो हम इस प्रकार से बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ये जो बिंदु है वास्तव में ये बिंदु लगाए गए हैं यहाँ पे जो परमाणु है इनके केंद्र पर। इन बिंदुओं को हम जालक बिंदु कहते हैं। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, देखिए ये जो बिंदु है ये वास्तव में परमाणु को ही प्रदर्शित करते हैं। तो घन के सभी कोनों पर ये बिंदु है, और साथ साथ एक बिंदु देखें आप तो एकक कोशिका के अंतः केंद्र पर भी उपस्थित है। इस प्रकार की व्यवस्था मिलने पर हम एकक कोशिका को कहते हैं अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका का क्या अर्थ है। अब हम बात करेंगे कि इसकी संकुलन क्षमता का परिकलन कैसे करें। तो इसके लिए दोस्तों आपने यदि पिछली वीडियो देखी होगी तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सूत्र बताया था, और उस सूत्र के बारे में मैंने बताया था कि कभी भी घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता का आपको परिकलन करना हो तो आप इस सूत्र को यूज कर सकते हैं। PE बराबर 4/3 पाई R क्यूब गुणे Z बटे A क्यूब गुणे 100। ये है संकुलन क्षमता का सूत्र जो कि हम उपयोग में लाते हैं घनी एकक कोशिका के लिए। यदि इस सूत्र को और भी बेहतर तरीके से आपको समझना है, इसके निगमन को देखना है कि किस प्रकार ये सूत्र हमने डिराइव किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने इस सूत्र को काफी डिटेल में बहुत ही बारीकी से आपको समझाया है। इस सूत्र में जो PE है इसका अर्थ है पैकिंग एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संकुलन क्षमता। R यहाँ पर परमाणु या अवयवी कण की त्रिज्या है, Z यहाँ पर एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या है, और A क्यूब है यहाँ पर एकक कोशिका का आयतन जो कि घनी है। अब इस सूत्र को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसका उपयोग हम आगे करेंगे जिससे हम संकुलन क्षमता का परिकलन करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे। तो ये भी आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि जब भी घनी एकक कोशिका के लिए आप ये सूत्र प्रयोग करें तो सबसे पहले तो आप Z का मान ज्ञात करें। यहाँ पे Z है क्या, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, और उसके बाद आप A क्यूब जो ये लिखा है इसको R के रूप में लिखें, A को R के रूप में लिखें। इससे फायदा ये होगा कि ऊपर भी R क्यूब है
और नीचे भी आर क्यूब आ जाएगा, तो आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जो बाकी की वैल्यू बचेगी उसको हम कैलकुलेट करके पीई का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आगे इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला काम हम करते हैं, यहाँ पर जेड का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, आप इसको पहचानते हैं कि यह एक अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका है। यहाँ पे यदि आप कोने के परमाणुओं को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से घन के अंदर नहीं है, अर्थात एकक कोष्टिका के अंदर नहीं है, बल्कि इनका कुछ हिस्सा एकक कोष्टिका के बाहर है। यदि बाहर वाले हिस्से को हम काट के अलग कर दें तो हम देखते हैं कि जो एकक कोष्टिका है उसके अंदर इतनी संख्या होती है, मतलब इतने परमाणुओं के भाग होते हैं। यहाँ पे जो कोने वाले परमाणु हैं इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, या फिर अभी से आप ध्यान रखें कि जो कोने वाले परमाणु थे ये वाले, इनका केवल 1/8 ही हिस्सा ही एकक कोष्टिका के अंदर होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं घनी एकक कोष्टिका के कोने पर उपस्थित परमाणु का एकक कोष्टिका में योगदान कितना है, 1/8 का। और ऐसे योगदान करने वाले परमाणु कितने हैं, 8 है। यानी कि अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है, 8। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक छोटा सा आपको पीछे दिखाई दे रहा है जो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको आप ऐड करें इसमें तो हो जाएगा 8। वैसे भी आप जानते हैं घन के 8 कोने होते हैं, और जब सभी कोने पे परमाणु होंगे तो परमाणुओं की संख्या 8 हो जाएगी। अब हम बात करें यदि कि कोने पर उपस्थित परमाणुओं का कुल योगदान एकक कोष्टिका में कितना है, तो एक का योगदान है 1/8 और गुणे ऐसे परमाणुओं की संख्या है 8, तो 1/8 गुणे 8, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमको मिला 1। यानी कि जो कोने के ये 8 परमाणु हैं जो कि यहाँ पे टुकड़ों में योगदान कर रहे हैं, ये सभी टुकड़े मिलाकर 1 परमाणु है। तो कोने पर उपस्थित परमाणुओं का कुल योगदान है 1 परमाणु का। लेकिन यहाँ पर एक परमाणु अंतः केंद्र पर भी उपस्थित है, और आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब हमने बाहर के हिस्सों को कट किया है तो अंतः केंद्र वाला परमाणु थोड़ा सा भी नहीं कटा है। इसका अर्थ यह है कि अंतः केंद्र वाला परमाणु पूरी तरह से एकक कोष्टिका में उपस्थित है, अर्थात अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का एकक कोष्टिका में योगदान होगा 1 परमाणु का या एक पूरे परमाणु का, क्योंकि यह पूरी तरह से एकक कोष्टिका के अंदर ही है। अब यदि हम बात करें तो इस प्रकार जो अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका है, इसमें परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो हो जाएगी 1 + 1 = 2। यानी कि कुल परमाणुओं की संख्या जिसको हम जेड कहते हैं वो है 2। यहाँ पे जेड का मान 2 है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पे जेड का मान 2 है। इसको और भी डिटेल में आपने पीछे एक वीडियो में पढ़ा था, तो यदि आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना है सॉलिड स्टेट का, जहां पे आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जेड का मान तो ज्ञात कर लिया। अब यदि इस सूत्र पे विचार करें तो अब चलिए अब दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इस ए को आर के रूप में व्यक्त करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार हम व्यक्त करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको आर के रूप में लिखकर क्या लाभ होगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका को लिया है। यहाँ पर आपको परमाणु नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि केवल जालक बिंदु ही दिखाए गए हैं, ताकि आप आसानी से बातों को समझ सकें। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इस जालक बिंदु को इससे एक सीधी रेखा से जोड़ देता हूँ इस प्रकार से। यहाँ से एक त्रिभुज हमको मिलेगा, इस त्रिभुज का हम नाम रख देते हैं त्रिभुज BCD। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो जो कोण D है ये 90 अंश का होगा। क्यों 90 अंश का होगा, तो क्योंकि ये जो भुजा है जिसको हम CD यहाँ पर कह रहे हैं, और ये जो BD भुजा है, ये दोनों घन के 2 कोर हैं, और घन के 2 कोरों के मध्य का कोण हमेशा 90 अंश का होता है।
आप यदि इस फिगर से न समझ पाए तो आप एक घन को देखकर समझ सकते हैं या इमेजिन करके समझ सकते हैं कि घन के जो दो कोर होते हैं उनके मध्य का एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे जो BD है और जो CD है इसको हम A लिख सकते हैं, क्योंकि ये घन के कोर की लंबाइयाँ हैं, जिसको हमने A माना है। यहाँ पर आप देखें फार्मूले में भी हमने A रखा था घन के कोरों की लंबाइयों को। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक गुण होता है कि जो विकर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। यहाँ पे विकर्ण है BC, तो यदि हम BC का स्क्वायर करेंगे तो ये CD का स्क्वायर और BD के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे जो BD है उसको आपने A लिया है और CD को भी आपने A लिया है, तो आप लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। अब यदि BC का मान आप निकालें तो आप लिखेंगे BC बराबर √2A स्क्वायर, और A स्क्वायर में से A जो होगा वो कड़ी के बाहर आ जाएगा, तो BC बराबर आपको मिलेगा √2A। A जो है वो अब कड़ी के बाहर है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आप यहाँ पे यदि पुराना दिमाग लगाएंगे जो कि आपने FCC में लगाया था या फिर आपने जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए लगाया था, तो आपने क्या किया था कि इन दोनों जालक बिंदुओं पे परमाणुओं को रखा था। आपने देखा था कि ये परमाणु आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, और इस आधार पे आपने इस भुजा को जो कि यहाँ पे BC की तरह है, तो BC को आप R के रूप में व्यक्त कर देते थे। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है क्यों नहीं कर सकते हैं? BC को हम डायरेक्ट R के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो पॉइंट C है, ठीक है, ये इस घन का पिछला हिस्सा है, और पॉइंट B जो है ये है अगला हिस्सा, जिसको आप एक दूसरे फिगर से समझ सकते हैं। देखिए जो पॉइंट C था वो वाला परमाणु यहाँ है, और जो B वाला पॉइंट था उसका परमाणु यहाँ पर है। आप देख रहे हैं ये परमाणु दोनों आगे पीछे हैं, मतलब एक पिछली सतह पर है, एक अगली सतह पे है। ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे कि इस फिगर में तो परमाणुओं को थोड़ा फैलाया गया है, तो सही बात है, यहाँ पे फैलाया गया है समझाने के लिए। लेकिन फिर भी यदि आप इसको करीब में लाएंगे तो ये इसको टच करेगा, ये ऊपर वाले को टच करेगा, ये पीछे वाले को टच करेगा, ये बीच वाले को टच करेगा, लेकिन ये इसको टच नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच वाला इसके बीच में रुकावट है। ठीक है, और साथ साथ आप देखें तो बीच वाला जो है उसकी त्रिज्या नहीं इस रास्ते में पड़ेगी। आप जब यहाँ से यहाँ तक मिला रहे हैं आप, तो बीच वाला परमाणु इसमें नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि बीच वाले परमाणु की त्रिज्या को ले लें। यानी कि किसी भी प्रकार से, मेरे कहने का अर्थ यही था कि किसी भी प्रकार से हम BC को R के रूप में नहीं लिख सकते, तो यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट B को इस वाले पॉइंट से एक सीधी रेखा से जोड़ देंगे इस तरह से, और इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे पॉइंट A। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम क्या करें कि हमको जो भुजा है वो R के रूप में हम लिख पाएँ, यानी कि A को हम R के रूप में लिख पाएँ। तो आगे हम बात करते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है कि BC जो है इसका मान है √2A। हमारे पास ये फिगर है जो अभी तक हमने प्राप्त किया है। यहाँ पे जो BC है इसके माप को हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये है √2A। अब यहाँ पे हम बात करें त्रिभुज AB और C की। त्रिभुज ABC ये भी एक समकोण त्रिभुज है। आप कहेंगे कि ये समकोण कैसे है, तो आप देखें कि जो ये सतह है, ये जो फलक है नीचे वाली, और इसको जुड़ी हुई ये एक दूसरी फलक है, ये दो फलक हैं घन की। आप इतना तो जानते हैं घन के दो फलकों के मध्य का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ये जो भुजा है, जो BC भुजा है, ये इस घन के नीचे वाली फलक पर है, और यहाँ पर ये जो AC भुजा है ये इससे सटा हुआ जो ये दाहिने साइड का फलक है इस पर है। यदि दो फलकें एक दूसरे के संपर्क में हों, एक दूसरे को टच कर रही हों,
तो आप उन पे कहीं पर भी यदि दो भुजाएं खींचेंगे तो हमेशा उनके बीच का कोण 90 अंश का होगा, क्योंकि फलक के मध्य का जो कोण है वो 90 अंश का है। इसको आप एक घन को लेकर समझ सकते हैं, ठीक है, या इमेजिन करके समझ सकते हैं कि घन की दो फलकें हैं जो दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं। यहाँ पे देखें तो ये दोनों फलकें इस कोर पर एक दूसरे से जुड़ रही हैं जो CD कोर है, और इसलिए ये वाला जो फलक है और ये वाले जो फलक है ये दोनों के बीच का कोण 90 अंश है। ये जो भुजा है ये नीचे वाली फलक पर है और ये जो भुजा है इस वाली फलक पर है, दाहिने साइड वाली फलक पर, तो इनके मध्य का कोण भी 90 अंश होगा। यानी कि जो त्रिभुज ABC है यह एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर जो होगा वो BC और AC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो देखिए AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर धन AC स्क्वायर। BC स्क्वायर के स्थान पे आप लिख सकते हैं √2a का होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर के स्थान पे आप लिख सकते हैं A स्क्वायर, क्योंकि जो AC है ये घन के एक कोर की लंबाई है और घन के सभी कोरों को आपने A माना है, क्योंकि आप जानते हैं घन के सभी कोर बराबर ही होते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे √2a का होल स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, हमने AC के स्थान पे A रखा है। यदि इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगी और यहाँ से हमको मिलेगा 2a स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर बराबर मिलेगा 2a स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे तो AB स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब AB बराबर हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा √3 × A, क्योंकि A स्क्वायर में से A बाहर हो जाएगा, तो A को डायरेक्ट हमने यहाँ पे कड़ी के बाहर लिख दिया है। तो अब हम समझेंगे कि यहाँ तक आने से हमको क्या लाभ हुआ, क्यों हमने दूसरा त्रिभुज बनाया। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यदि हम इस समीकरण को समीकरण 2 मान लें, ठीक है। अब इस फिगर में हम पॉइंट A और साथ साथ ये बीच वाले पॉइंट और पॉइंट B पर परमाणुओं को रखें, तो ये परमाणु एक दूसरे को टच करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो AB है इसको हम R के रूप में लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एक परमाणु की त्रिज्या है, ये R है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा R, यहाँ से यहाँ तक तीसरा R और यहाँ से यहाँ तक चौथा R। यानी कि हम चाहें आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो देखिए ये जो परमाणु है और बीच वाला है और ये है, इस भुजा को हम R के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक तो व्यास हो जाएगा, यानी 2R, तो 1R और 2R 3R और यहाँ से यहाँ तक एक R हो जाएगा, यानी 4R। तो आप बात समझ रहे होंगे। तो हम AB को यहाँ से 4R लिख सकते हैं। यहाँ से आप समझ लीजिए, एक R ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से तीसरा R और यहाँ से यहाँ तक चौथा R। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 की यदि हम तुलना करें तो देखें दोनों AP के लिए लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूसरे पक्ष भी बराबर होंगे, अर्थात √3a बराबर होगा 4R। तो यहाँ से A बराबर हम लिख सकते हैं 4R अपान √3। अब समझ में आया आपको कि A को हमने R के रूप में कैसे व्यक्त किया। अब यहाँ से हमको A का मान मिल चुका है, अब Z का मान हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। अब हम A और Z के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो आपको पता है समीकरण 1 हमारा ये सूत्र ही था जिसको हमने पहले मान रखा था। यहाँ पे Z बराबर 2 रखेंगे और A बराबर हम रखेंगे 4R अपान √3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं PE बराबर 4/3πr³। Z के स्थान पे 2 रख दिया और A³ के स्थान पे हम रख देंगे 4R अपान √3 का होल क्यूब। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हमने क्यूब कर दिया है, बाकी सब ऐसे ही है, बस हमने क्यूब किया है। तो 4/√3 का क्यूब अलग से लिख दिया है और R³ को अलग से लिख दिया है। अब इस समीकरण में जो R³ है ऊपर भी है और नीचे भी है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इसके कैंसिल होने के बाद हमको मिलेगा PE बराबर 4/3π × 2 /4/√3
का होल क्यूब इंटू 100। आप देख रहे हैं यहाँ पे पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं। अब ये सभी ऐसी वैल्यूज हैं जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको पीई का मान मिलता है 68%, यानी 68%। यानी कि अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी, वो होती है 68%। आप जानते हैं पैकिंग इफिशियंसी को हमेशा हम प्रतिशत में ही कैलकुलेट करते हैं। अब इसका अर्थ क्या है कि जो परमाणु थे अंतः केंद्रित एकक कोशिका में, उन्होंने एकक कोशिका के 68% आयतन को भरा था, और बाकी जो आयतन था जिसको आप ऐसे निकाल सकते हैं 100 - 68 बराबर 32%। तो ये 32% जो हिस्सा था एकक कोशिका का, या आयतन था एकक कोशिका का 32%, वो खाली था, और 68% आयतन एकक कोशिकाओं द्वारा भरा गया था। तो ये था अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता का परिकलन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने किसी विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की एक नई